हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 3 का पार्ट 1 आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। लास्ट की जो 2 यूनिट है यानी कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 वो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक एक पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहला आपका पॉइंट है कि ये एक स्ट्रक्चर वे है। स्ट्रक्चर वे इन द सेंस कि एक ऐसी अप्रोच हम यूज कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी पहले से कुछ जो फेजेस हैं, जो स्टेप्स हैं वो डिफाइन है। ठीक है, उसी को हम स्ट्रक्चर्ड वे कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर में काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल। ये इसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, आपका एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है जिससे कि आप क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के जो गोल्स होते हैं उनको अचीव कर पाते हैं। अब इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका टीम कोऑर्डिनेशन भी यूज किया जाता है, यानी कि इन्वॉल्व होता है। और ये टीम कोऑर्डिनेशन क्यों इन्वॉल्व होता है, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को गिवन टाइम में और गिवन बजट में, जो बजट आपने सेट किया हुआ है और जो टाइम आपने सेट किया है, उसमें आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि इट इज कंसीडर्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज हैं कि जब आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें आप कितना टाइम दे रहे हैं, कितनी मनी दे रहे हैं, कौन कौन से मटेरियल्स आप उसमें लगा रहे हैं और मैन पावर कितना लग रहा है, ये सब आपके रिसोर्सेज होते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट या फिर कोई नई सर्विस जनरेट कर रहे होते हैं। It includes monitoring, objective, policy, resources, regulations and review। ये सब चीजें हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हमें अच्छे से समझ आने लगेगी। तो अभी हमने क्या देखा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चर्ड वे है जिससे कि हम जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका प्लान करते हैं, उसकी कितनी प्रोग्रेस हो गई है, कितना प्रोसेस हो चुका है, उसको मॉनिटर करते हैं और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इसमें आपके टीम कोऑर्डिनेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि टीम कोऑर्डिनेशन से क्या होता है कि आप गिवन टाइम और बजट में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाते हैं। इसको हम इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं, जिससे हम एक नया प्रोडक्ट या फिर कोई नई सर्विस को क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि एक स्ट्रक्चर्ड वे है, तो स्ट्रक्चर क्या है इसका वो समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, मेजर 6 फेजेस होते हैं। इस फेजेस को ही, जो ये 6 फेज यहाँ पे दिए हुए हैं, इन्हीं को हम स्ट्रक्चर कह रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन। इसको मैं अपने से एग्जांपल लेके बताऊंगी आपको, जिससे कि आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि अभी मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक प्रोसेस फॉलो किया होगा, और वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस मैंने फॉलो किया होगा सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। यानी कि मैंने देखा होगा कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं सामने, उसके अकॉर्डिंग मैं कौन सा प्रोजेक्ट उठा सकती हूँ। जैसे अभी मुझे दिख रहा है कि मेरे पास काफी सारे सब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो मैंने उन सब्जेक्ट्स को देखते हुए ध्यान में आया कि क्यों ना मैं इन सब्जेक्ट्स की यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प कर पाऊं। तो ये क्या हुआ, मैंने अपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया कि मुझे अपने प्रोजेक्ट में करना क्या है, क्या मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया। सेकंड आया फॉर्मुलेशन। अब फॉर्मुलेशन में मैंने क्या किया कि जब मैंने समझ लिया कि मुझे किसी सब्जेक्ट की वीडियो बनानी है, तो अब उस जब मुझे अपना पाथ मिल गया, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के भी डाल सकती हूँ, तो मैंने उसको फॉर्मुलेट करना शुरू किया। यानी कि डिफाइन किया प्रोजेक्ट को क्लियरली। मैंने क्लियरली ये सोच लिया कि अब मुझे इस सब्जेक्ट की वीडियो बनानी है, और बाद में मैं उसके क्या करने लगी, फीजिबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करने लगी। फीजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, या फीजिबिलिटी सॉल्यूशन क्या होते हैं, जब आप एक ही चीज को करने के अलग अलग सॉल्यूशंस देने लगते हो। अब जैसे मेरे पास सॉल्यूशन था कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस थे कि मैं एक ही बार में पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दूं, या मैं एक पूरी यूनिट की वीडियो एक बार में बना दूं, या फिर मैं हर यूनिट का एक एक टॉपिक उठाऊं और उसकी वीडियो बनाऊं दो या तीन मिनट की। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास बहुत सारे फीजिबिलिटी सॉल्यूशंस आ गए, बहुत सारे मेरे पास सॉल्यूशंस आ गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया प्रोजेक्ट को, तो उसके बाद मैंने उसके फीजिबिलिटी जो सॉल्यूशंस थे उनको प्रिपेयर किया।
नेक्स्ट आता है अप्रेजल। अप्रेजल में मैंने क्या किया कि जब मुझे पता चल गया कि मुझे यूट्यूब पे इस सब्जेक्ट की वीडियो बनानी है, तब मैंने मार्केट को देखा कि क्या ये मेरे काम भी आ सकता है, मतलब ये जो चीज मैंने सोची है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, क्या ये पॉसिबल है। और वो मैंने कैसे देखा, मार्केट को एनालिसिस किया, यानी कि यूट्यूब पे देखा कि क्या इस सब्जेक्ट की वीडियो अवेलेबल है और क्या इस सब्जेक्ट की यूट्यूब पे नीड है भी या नहीं है। मुझे इस सब्जेक्ट को यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए फाइनेंशियली एक्सपेक्ट्स क्या-क्या रखने होंगे, मतलब कितने पैसे मेरे लगेंगे ये जो पूरा सब्जेक्ट है इसको यूट्यूब में पढ़ाने में। क्या-क्या रिस्क मेरे पास हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि मैं वीडियो ठीक से रिकॉर्ड ही ना कर पाऊँ, क्वालिटी खराब हो जाए, या फिर यूट्यूब पे डाल रही हूँ मैं लेकिन लोगों तक सजेस्ट नहीं हो रही है, मेरे पास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो जितने भी रिस्क थे वो भी मैंने देख लिए, और ये भी देख लिया कि अगर मैं इन रिस्क को ले भी लेती हूँ, तो उसके बाद मुझे प्रॉफिट क्या मिलेगा। तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी कि इन केस अगर मेरा चैनल अच्छे से चल जाता है या वीडियो अच्छे से चल जाती है, तो मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, जिससे मैं प्रॉफिट ले सकती हूँ। ठीक है, तो ये होता है अप्रेजल। अप्रेजल मतलब आपने जो भी आइडिया सोचा है, आप अब मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि मैं अगर इस आइडिया पे काम करना शुरू करता हूँ, तो मुझे क्या-क्या चीजें जो है आगे जाके फेस करनी पड़ेंगी। मेरे कितने पैसे लगेंगे, कितना मुझे रिस्क उठाना पड़ेगा, और अगर मैं ये पैसे भी लगा देता हूँ, रिस्क भी उठा लेता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट क्या होगा। ये है अप्रेजल। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अब हमने किया सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या हुआ, हमने हर चीज को ध्यान में रख लिया, सारी चीजों का एनालिसिस कर लिया, और अगर हम उससे ठीक है, हमने कहा हाँ ओके, ये रिस्क जो है वो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि इससे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा अगर मैंने ये काम कर लिया तो मैंने वहां पे सिलेक्शन किया। सिलेक्शन क्या है कि अब मैंने चूज किया कि मेरे पास जितने भी फीजिबिलिटी सॉल्यूशंस थे ना, उसमें से मैंने एक सॉल्यूशन को चूज कर लिया कि ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा, मैं इसको कर सकती हूँ। जैसे अभी मैंने जो भी मेरे पास फीजिबिलिटी सॉल्यूशंस थे, उसमें से मैंने उठाया कि मैं हर यूनिट का एक एक पार्ट एक एक वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अप्रेजल के बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब जितनी भी मेरी प्लानिंग थी वो ऊपर के 4 स्टेप में हो चुकी है, अब मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनको देखते हुए मैंने वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया। लास्ट में मेरे पास आता है मैनेजमेंट, यानी कि अब जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है, इस सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो अब मैं क्या करूंगी, इसको मैनेज करूंगी, जिससे कि मुझे मैक्सिमम रिटर्न्स आ सके, मुझे मैक्सिमम व्यूज मिल सके, ज्यादा से ज्यादा मैं सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट कर सकूं। ठीक है, तो ये होते हैं फेजेस। आई होप कि आपको इससे क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था। अगर आप इससे कनेक्ट करेंगे तो आप इसको बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। अब हमने इसके फेजेस तो देख लिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम ये वाला एक स्ट्रक्चर वे है जिसको हम फॉलो करते हैं जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं। तो इन फेजेस को देखने के बाद हमारे दिमाग में ये आया, ये तो यहाँ पे इसका डायग्राम दे रखा है तो आप इसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में क्या आया कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इन फेजेस की। जैसे हमें ये तो पता चल गया कि हाँ ये फेजेस फॉलो करने हैं मुझे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मुलेशन करना है। इनकी मुझे जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरी है ये स्टेप। ये जरूरी इसलिए है ताकि आइडेंटिफिकेशन में क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले देखा कि मुझे अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी मिल रही हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आइडेंटिफिकेशन में मुझे अपॉर्चुनिटी पता चल गई। फॉर्मुलेशन में मुझे ये पता चल गया कि मुझे कौन कौन से सोल्यूशंस मेरे पास अवेलेबल हैं जिसको मैं उठा सकती हूँ। ठीक है, जिसमें से मैं एक को सेलेक्ट कर सकती हूँ। अप्रेजल में मुझे पता चल गया कि मार्केट में क्या चल रहा है, इस सब्जेक्ट में कितनी वीडियोस अवेलेबल हैं, कितने चैनल ने ये वीडियोस पढ़ाई हुई हैं, कितने चैनल ने सब्जेक्ट को कवर किया हुआ है, क्या क्या उनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो मुझे किससे पता चला, अप्रेजल से पता चला। सिलेक्शन से क्या हुआ कि मैं ये सेलेक्ट कर पाई कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसके गोल क्या रहेंगे और मेरे कंस्ट्रेंट क्या रहेंगे। तो गोल क्या है कि मैं पूरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, कंस्ट्रेंट क्या है कि मेरे को जो मेरी डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करके रखना है, बीच में वीडियोस को बनाना नहीं छोड़ना है। तो ये मेरे को सिलेक्शन से पता चला। इम्प्लीमेंटेशन से क्या हुआ, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे मेरे पास मैंने उनको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। और मैनेजमेंट से क्या हुआ, मैं मैक्सिमम रिटर्न्स ले पाई। तो ये क्या है, ये हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं। ये जो फेजेस हम फॉलो कर रहे हैं ना, उनको फॉलो करने के पीछे भी हमारी जरूरतें हैं, और वो सारी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो यहाँ पे आपको टेबल में दिख रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेजेस हमने समझ लिए। अब ये जरूरी क्यों है, क्या हो अगर मैं बिना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काम करना शुरू कर दूं। तो क्या होगा अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है और मैं रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट उठाऊं और उसे पढ़ाना शुरू कर दूं। क्या होगा उससे, उससे होगा ये कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा प्लान क्या है,
मेरा प्रोसेस क्या है? मैं कन्फ्यूज़न में ही बैठी रहूँगी, है ना? अगर मैंने यूट्यूब पे देखा ही नहीं, एनालाइज़ ही नहीं किया, कोई भी बुक उठाई और उसको पढ़ाना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूँगी? मैं कन्फ्यूज़ रहूँगी। कभी मैं पूरी-पूरी वीडियो पढ़ा दूँगी, वो मतलब पूरी-पूरी यूनिट एक ही बार में पढ़ा दूँगी, कभी-कभी किसी का एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, कोई-कोई क्वेश्चन मैंने पूरा स्किप ही कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे कन्फ्यूज़न बना रहेगा, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, स्टार्ट कहाँ करना है और एंड कहाँ करना है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये आपको क्या करता है, क्लियर करता है आपके प्रोजेक्ट की प्लानिंग और प्रोसेस को, एस्टेब्लिश करता है प्लान और शेड्यूल को। मतलब आपने जो भी प्लान बनाया है, जो आपने आइडेंटिफिकेशन और फॉर्मुलेशन में प्लान बना लिया था, अब ये क्या करेगा, उसको एस्टेब्लिश करेगा कि आपको इससे चलना है, ताकि आप क्या करें, डिसिप्लिन इंश्योर कर सकें और जो भी डिले है उसको अवॉइड कर सकें। आपको ये टीम वर्क करना सिखाता है, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। क्यों? जैसे ही हमने कहा था ना कि इसमें टीम कोलैबोरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मान लीजिए अभी तो वीडियो मैं ही बना रही हूँ, हो सकता है मेरे साथ और भी लोग काम कर रहे हों, एक पीपीटी बना के दे रहा है, एक रिकॉर्डिंग कर रहा है, एक एडिटिंग कर रहा है, एक यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर वे है, तभी तो वो काम अच्छे से चल पाएगा ना। अगर मेरे पास कोई स्ट्रक्चर वे ही नहीं है तो क्या होगा, सब इधर-उधर काम कर रहे हैं, कोई अलग वीडियो बना रहा है, कोई कुछ भी पीपीटी बना रहा है, कोई एडिटिंग कैसी भी कर रहा है, मतलब कि एक डिसिप्लिन नहीं बना हुआ। तो उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए हमारे को क्या करना ज़रूरी है, प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं हमारे पास, जैसे कि अभी मेरे पास बुक अवेलेबल है, अभी मेरे पास डेस्कटॉप अवेलेबल है, अभी मेरे पास पावर पॉइंट अवेलेबल है। तो जो भी मेरे पास रिसोर्सेज़ अवेलेबल थे उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही हूँ। किसकी वजह से? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि मैंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी। जो भी मेरा कॉस्ट इसमें लग रहा है उसको मैं कंट्रोल में रख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने प्लानिंग में ही देख लिया था कि मेरा कितना कॉस्ट जाएगा। अगर मुझे पता ही नहीं होता कि मेरा कितना कॉस्ट लगेगा और बाद में मैं वीडियो जब रिकॉर्ड करने बैठ गई तो मुझे पता चला, अरे भाई ये तो बहुत पैसे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट जा रहा है, तो हो सकता है मैं बीच में छोड़ देती। तो ऐसे कैसे प्रोजेक्ट हो पाएगा? अभी हाँ, तो मैं खुद से जोड़ के आपको बता रही हूँ, लेकिन हम किसी बड़ी कंपनी में जब काम कर रहे होते हैं, तो यही सारी चीज़ें बहुत बड़ा इश्यू बन जाती हैं। इसीलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है। क्यों? क्योंकि हम जितने भी देखा था ना फीजिबिलिटी सॉल्यूशन, तो फीजिबल जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें कैसे मिले? हमें डिस्कशन से मिले, हमें जो भी नॉलेज थी उसको गैदरिंग से मिले। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें नॉलेज भी मिलती है जो कि हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हमारे काम आएगी। हम क्वालिटी को मैनेज कर पाते हैं, हम कॉन्टिन्यूअस ओवरसाइट कर पाते हैं, मतलब मॉनिटर कर पाते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कैसा जा रहा है। तो इसीलिए हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट आता है कि इसका स्कोप क्या है, ठीक है? हमने देख लिया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, कौन-कौन से फेजेज़ हैं, क्यों ज़रूरी है। अब इसका स्कोप क्या है? तो स्कोप सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है। स्कोप डिफाइन करता है कि फीचर और फंक्शन क्या होंगे आपके प्रोडक्ट के, या फिर आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए आपको कितना काम अभी करना है। इसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं और एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका प्रोजेक्ट स्कोप है, ठीक है? जैसे मेरा प्रोजेक्ट था यूट्यूब पे वीडियो बनाना, तो इससे मुझे क्या पता चला, जब मैंने प्रोजेक्ट का स्कोप देखा, तो इससे मुझे पता चला कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए मुझे कितना काम करना है। मुझे इस सब्जेक्ट की 5 यूनिट पढ़ानी है। वहीं अगर मैं प्रोडक्ट स्कोप की बात करूँ, तो वहाँ मैं फोकस करती हूँ कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। यानी कि मुझे ये जो यूनिट 5 पढ़ानी है, ये मेरे प्रोजेक्ट स्कोप ने मुझे बता दिया। लेकिन वो कैसे पढ़ानी है, कौन-सी अप्रोच मुझे लेनी है, पूरी की पूरी यूनिट एक वीडियो में पढ़ानी है, एक-एक पॉइंट पढ़ाना है, टॉपिक पढ़ाना है, या फिर एक-एक पार्ट पढ़ाना है। तो वो क्या हो गई, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो गई। तो मेरी प्रोडक्ट स्कोप बताता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, और मेरा प्रोजेक्ट स्कोप बताता है कि कितना काम मुझे करना होगा उस प्रोडक्ट स्कोप को अचीव करने के लिए। अब मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे पता ही नहीं है कि वीडियो कैसे बनानी है, तो मैं पूरा सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट कर पाऊंगी। इसीलिए फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि इफ रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर, आपको पता ही नहीं है, स्कोप जो है वो चेंज हो रहे हैं आपके बार बार, तो इससे क्या हो सकता है, आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो सकता है कि मेरी ये जो वीडियो है ये बन ही ना पाए। तो ये आपके स्कोप होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो स्कोप हमें समझ आ गया।
तो स्कोप में हमें क्या-क्या पता चला? क्या-क्या इंक्लूड होता है स्कोप मैनेजमेंट में? हम सारे टास्क को लिस्ट कर लेते हैं कि हमें ये टास्क करने हैं। हम क्वालिटी को डिफाइन कर लेते हैं। हम क्वांटिटी को डिफाइन कर लेते हैं कि कितनी वीडियोस बनेंगी। हम वैरायटी देख लेते हैं कि हम कैसे-कैसे वीडियोस बनाएँगे, कैसे-कैसे पीपीटी बनाएँगे। हम टाइम का और रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कर लेते हैं और जो भी कंस्ट्रेंट हमारे पास आ रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये है आपका स्कोप। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क इन्वॉल्व्ड इन प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। जब आप प्रोजेक्ट स्कोप का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तब हमारे पास कौन-कौन सा काम है जो कि हमें करना होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें करनी होती है प्लानिंग स्कोप मैनेजमेंट, यानी कि हम क्या करेंगे? क्रिएटिंग अ स्कोप प्लान बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट गोल एंड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। यानी कि जो भी मेरे प्रोजेक्ट के गोल हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं एक स्कोप का प्लान बनाऊंगी। ठीक है? कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट, सर्वे करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हम समझ सकें कि जो मेरी पब्लिक है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनकी ज़रूरत क्या है। ठीक है? डिफाइनिंग स्कोप, राइट करूंगी स्कोप स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट प्लान एंड रिक्वायरमेंट। मुझे ऊपर के 2 स्टेप से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको मैं क्या करूंगी? रिटर्न में लिख के रखूंगी, स्टेटमेंट्स बनाऊंगी उसके। क्रिएटिंग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ब्रेकिंग डाउन द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर टास्क एंड मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे मैं जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, उसको मैं छोटे-छोटे टास्क में तोड़ रही हूँ। मुझे पूरा सब्जेक्ट पढ़ाना है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना पूरा सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाना है। यहाँ पे मुझे क्या करना है? हर यूनिट को पढ़ाना है। पहले मैंने यूनिट में उसको तोड़ा, फिर यूनिट को भी पार्ट्स में तोड़ा। तो यहाँ पे क्या है? हम जो बड़ी प्रॉब्लम थी, बड़ा टास्क था हमारा, उसको हमने छोटे-छोटे सेक्शन में डिवाइड कर लिया। वैलिडेटिंग स्कोप, यहाँ पे मैं चेक करती हूँ कि मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ, क्या ये मेरे व्यूवर्स के काम भी आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ने आए हैं और मैं उन्हें कोई और ही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है? हम चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं खुद को कि हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंट्रोलिंग स्कोप, यानी कि यहाँ पे मैं ट्रैकिंग करती हूँ कि मेरा प्रोग्रेस कितना हो रहा है, कितनी वीडियो मैंने बना दी, क्या मैं वो वीडियो अच्छे से बना पाई या नहीं, उन वीडियो को बनाते टाइम कोई ऐसी चीज तो नहीं आ रही है जिसको मुझे बदलने की जरूरत है। तो ये सब क्या है? आपके काम इन्वॉल्व होते हैं जब आप प्रोजेक्ट स्कोप का मैनेजमेंट करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ कन्वर्जन प्रोसेस, अब यहाँ पे इसे हमने कन्वर्जन प्रोसेस कहा है। कन्वर्जन क्या मतलब है? यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना, ये हमारा कन्वर्जन प्रोसेस है। मतलब इसमें हम इनपुट देते हैं और इससे हमें आउटपुट मिलता है। समझने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज सीन एज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट while मैनेजिंग कंस्ट्रेंट एंड यूजिंग अ डिफाइंड मैकेनिज्म। यानी कि ये कह रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो ऐसे देखा गया है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपके इनपुट का आउटपुट में। अब इनपुट और आउटपुट क्या है? इनको देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो इनपुट है वो है व्हाट स्टार्ट्स अ प्रोजेक्ट, यानी कि जरूरत क्या थी, ओरिजिनल नीड क्या है आपकी इस प्रोजेक्ट को बनाने की। नेक्स्ट आता है आपका इमरजेंट नीड क्या है, मतलब चेंजिंग कस्टमर डिमांड्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। अगर मान लिया कि मैं अभी तो यूट्यूब की बात कर रही हूँ, ठीक है, मेरी नीड क्या थी, ओरिजिनल नीड क्या थी कि मेरे को प्रॉफिट लेना था यूट्यूब से। दूसरा था कि मुझे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी हेल्प करनी है। दो मेरे मेन थे। जब भी मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो ये तो मेरी ओरिजिनल नीड हो गई, ये मेरा इनपुट हो गया। इमरजेंट नीड क्या हो गई कि क्या हो अगर जब मैं प्रोजेक्ट को बना रही हूँ, जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तभी मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मुझे कमेंट करने लगे कि आप इस सब्जेक्ट को भी मुझे पढ़ा दो। तो वो भी क्या होगा? वो भी मेरा इनपुट होगा। मतलब वो चीजें जो अपनी साइड से मैं डाल रही हूँ वो मेरे इनपुट हैं। आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा कि इस प्रोजेक्ट के बदले में मुझे क्या मिला? कन्वर्टेड इंफॉर्मेशन। जब मैं इस वीडियो को बना रही हूँ तो इससे मुझे क्या हुआ? नई नॉलेज मिली, नए प्लान आए कि मैं अगला सब्जेक्ट ऐसे पढ़ा सकती हूँ। टेंजिबल प्रोडक्ट, एग्जाम्पल के लिए अ हाउस कॉलोनी। अच्छा, इसे हम यूट्यूब से ही देखते हैं। इससे मुझे क्या हुआ कि इससे मुझे टेंजिबल प्रोडक्ट मिला, एक नया प्रोडक्ट मिला बन के, एक नई प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बन गई। चेंज्ड पीपल, मतलब कि मेरे अंदर क्या है? चेंज आया। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको ये चीजें पढ़ा रही हूँ तो उसके लिए मैंने भी इन्हें पहले पढ़ा होगा, इनके बारे में अच्छे से देखा होगा कि कौन सी चीज क्या होती है। तो इससे क्या हुआ? मेरे को लर्निंग मिली, मेरे को नॉलेज मिली जो आगे जाके मेरे काम आएगी। ठीक है, तो इनपुट क्या था कि मैंने इस वीडियो को बनाने में क्या क्या दिया, और आउटपुट क्या है कि इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे क्या क्या मिला। ठीक है, इसीलिए हमने इसे कन्वर्जन प्रोसेस कहा है कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इनपुट देते हैं और उससे हमें आउटपुट मिलता है।
नेक्स्ट आता है कि कंस्ट्रेंट वर्ड बार बार यूज किया जा रहा है। ये कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट देखिए, कोई भी आप काम करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिन्हें हम कंस्ट्रेंट कह रहे हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी ऐसे ही हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो लिमिटेशंस क्या होती हैं? टाइम होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास आया तो आपको इतने टाइम में कंप्लीट करना है। मेरे पास तो सर इतने ही पैसे हैं, इतने पैसे में अगर आप मेरा घर बना सकते हो तो बना दो। मतलब कॉस्ट आपको मैनेज करके चलनी है। क्वालिटी आपको अच्छी चाहिए कि मेरे को तो इतना ही बड़ा बेडरूम चाहिए, है ना? तो क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है कि भाई ऐसा नहीं है कि बुरे सा बना दिया। मैं हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे वीडियो बनानी है तो मैंने कुछ भी बना दी। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए मेरी वीडियो की। लीगल कम, यहाँ पे क्या है कि मैं लीगल चीजें पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं है कि मैं आके आपको कुछ भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, लीगल होना चाहिए वो, एथिकल होना चाहिए, इन्वायरमेंटल होना चाहिए, लॉजिक हो, मैं लॉजिक यूज कर रही हूँ वीडियो बनाते टाइम, एक्टिवेशन होना चाहिए, राइट एक्टिविटी को मैं यूज कर रही हूँ, इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ इसका अनएक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या हो सकता है ना? ये भी मुझे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आके आपको ये बता दूं कि भाई बम कैसे बनाते हैं और आप तो घर में बम बना के लोगों के घरों पे दिवाली बनाते हुए घूम रहे हैं, है ना? तो इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या हो, तो जो भी काम आप कर रहे हो प्रोजेक्ट का उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है, ये भी आपकी लिमिटेशन है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है। हमारे पास नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म फॉर अचीविंग आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट हम अचीव कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन से मैकेनिज्म हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है पीपल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। कहीं ना कहीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो है ही, जैसे मेरा इन्वॉल्वमेंट है वीडियो को बनाते टाइम और आपका इन्वॉल्वमेंट है वीडियो को देखते टाइम। नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, यानी कि स्किल बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको कोई चीज पढ़ाने बैठी हूँ तो मेरे को भी तो आनी चाहिए ना पहले वो, जब भी तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगी। तो नॉलेज भी जरूरी है। टूल एंड टेक्निक्स, मुझे टेक्निक पता होनी चाहिए कि मुझे वीडियो को कैसे बनाना है, मुझे जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रही हूँ उसको कैसे यूज करना है। तो ये सब क्या है, हमारी टूल एंड टेक्निक है। लास्ट आती है टेक्नोलॉजी, फिजिकल एसेट्स यूज्ड इन दी प्रोजेक्ट। फिजिकल एसेट्स क्या क्या लगे, फिजिकल मेरे पास क्या क्या चीजें हैं जिससे कि मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो ये सारे हमारे मैकेनिज्म होते हैं जिससे कि हम अपने आउटपुट को अचीव कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, पार्ट 1 में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आगे और भी वीडियोस आएंगी और पार्ट्स आएंगे तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।